नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा डे 20 ऑफ आंसर राइटिंग और आज हम लोग GS3 इकोनॉमी के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, आज का क्वेश्चन एक स्पेशल है। देखिए, मेरा हमेशा मोटो रहता है कि हम लोग आंसर को हर तरह से लिखना सीख ले। अगर कई बार ऐसा होता है कि एक बड़ा सा क्वेश्चन रहता है जिसमें बहुत सारा कंटेंट है मेरे पास, बट वी हैव वर्ड लिमिटेशंस। इन दैट सिनेरियो हमें पर्टिकुलर 150 वर्ड्स में ही उस पूरे क्वेश्चंस को एड्रेस करना होगा। तो उसी बेसिस पे आज हमने एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन को यहाँ पर प्रपोज किया है। तो लेट्स सी द क्वेश्चंस। बताया गया है, एक्चुअली ये क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड है, कि रिसेंट ट्रेंड बताता है कि जो इंडिया का इनफॉर्मल इकोनॉमी है यानी इनफॉर्मल सेक्टर है, ये बहुत सारा चैलेंजेस फेस कर रहा है। ठीक है, अब ये जो इनफॉर्मल सेक्टर वेरियस चैलेंजेस फेस कर रहा है, जिसका इम्प्लीकेशंस कहाँ देखने को मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे और इकोनॉमिक ग्रोथ पे। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन का पहला पार्ट, यानी कि हमको अपने आंसर के पहला पार्ट में ये वाला चीज़ डिस्कस करना है। ठीक है, इन लाइट ऑफ दिस सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस दी चैलेंजेस। ठीक है, और हम इस चैलेंजेस को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ये हुआ मेरा क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट। तो अगर इस पूरे क्वेश्चंस को हम लोग ब्रेक डाउन करें तो क्या क्या इसमें पार्ट बनेगा। पहला बात रिसेंट ट्रेंड्स, पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट चैलेंजेज, तीसरा पार्ट इम्प्लीकेशंस और चौथा पार्ट मेजर्स। ठीक है, टोटल हम लोग 4 पार्ट में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। तो आइए बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लोग पढ़ देते हैं। देखिए, हमने क्या किया है, बताया कि बीइंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। सही बात है, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। ठीक है, तो बीइंग द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया क्या कर रहा है, फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ जॉब क्राइसिस। ठीक है, ऑफकोर्स इंप्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग है एक, तो जॉब क्राइसिस का बात तो आएगा ही। ठीक है, उसके अलावा बताया गया है कि प्रोडक्टिव पॉपुलेशन आर जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू जॉब व्हाट एवर दे गेट। सही बात है, आजकल क्या हो रहा है कि बेरोजगारी काफ़ी कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग को कोई भी जॉब मिल जाए। ठीक है, अगर जैसे कई लोग अच्छा डिग्री लेके 20,000 का नौकरी कर रहा है। ठीक है, कई लोग को तो वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो वही बताया गया है कि जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, जो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड के तौर पर प्रूफ हो सकता है, वो कहाँ पर इन्वॉल्व है, कोई भी उसको नौकरी मिल जाए। ठीक है, वो अपने पेट पालने के लिए करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक इंट्रो का पार्ट। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस इंट्रो को रिलेट करेंगे क्वेश्चंस के कोर थीम से। तो कैसे, देखिए, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट शेयर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट शेयर के बेसिस पे इनफॉर्मल सेक्टर 83% ऑफ द वर्कफोर्स कंटेन करता है। वेरज बताया कि अगर 83% इनफॉर्मल सेक्टर है तो ऑफकोर्स 17% जो परसेंट होगा वही फॉर्मल सेक्टर होगा। जबकि बताया गया है कि 92.4% आर इनफॉर्मल वर्कर्स। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट शेयर में इनफॉर्मल सेक्टर है 83%। ठीक है, जबकि अगर इंडिविजुअल लेवल पर नंबर ऑफ वर्कर्स देखा जाए तो वो मोर देन 90% है, ये टोटल वर्कर्स में जो इनफॉर्मल सेक्टर्स है सो। ठीक है, ये पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे होता है उसका रिपोर्ट है, तो आप ये रिपोर्ट का नाम भी लिख सकते हैं, दैट इज द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो ये रहा हमारा दूसरा पैराग्राफ। अब हम लोग क्या करें, डायरेक्ट बॉडी वाले पार्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहला क्या था, रिसेंट ट्रेंड। तो रिसेंट ट्रेंड क्या बात कर रहा है रिगार्डिंग इनफॉर्मल इकोनॉमी। पहला, अकाउंट फॉर ए बिग चंक ऑफ जॉब इकोनॉमी। सही बात है, बहुत चूंकि मोर देन 92% लोग इन्वॉल्व है, मोर देन 90%। ठीक है, तो एक बड़े सेक्टर को इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता ही है। दूसरा, देखिए, पोस्ट पेंडेमिक एरा पोस्ट कोविड एरा में ये बहुत ही डेंजरस प्रूव हुआ है, क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि जब कोविड आया था तो बहुत सारे वर्कर्स आपको अपना नौकरी छोड़ना पड़ा था। ठीक है, तो वही पोस्ट कोविड एरा जो था वो इनफॉर्मल सेक्टर्स के लिए काफ़ी डिजास्टर्स साबित हुआ है। यू कैन यूज़ द टर्म डिजास्टर्स हियर। ठीक है, उसके अलावा थर्ड वन इज ईजी फाइंडिंग देम फ्रॉम द जॉब विदाउट एनी सिक्योरिटी गारंटी। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा जो गिग वर्कर्स होता है, गिग वर्कर्स मीन्स वो जो पार्ट टाइम जॉब करता है स्विगी जोमेटो पे। ठीक है, तो उसको ना कंपनी एम्प्लॉय नहीं बोलता है, उसको कंपनी में होता है पार्टनर। ठीक है, पार्टनर कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि भाई आप मेरे एम्प्लॉय नहीं हो गए। अगर एम्प्लॉय नहीं है तो इससे कंपनी अपने जिम्मेदारी से बच रहा है। उसको जो भी एम्प्लॉय को पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट्स मिलना चाहिए, ठीक है, वो उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा। नो एनी सिक्योरिटी, नो एनी ये फैसिलिटीज़। ठीक है, तो वो सब उसको बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। इसलिए बताया कि उसको ईजिली फायर कर दिया जाता है। ठीक है, उसका सर्विस ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक समस्या है। तो रिसेंट ट्रेंड ये दिखा गया है इनफॉर्मल सेक्टर्स में। ठीक है, अब देखिए तो इसका इम्प्लीकेशंस क्या हो रहा है। तो पहला इसका इम्प्लीकेशंस है इंक्रीज इन द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर स्पेशली वीमेन। ठीक है, अब जो वीमेन कई बार इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है उसको वहाँ से निकाल दिया गया, तो उसके पास क्या रास्ता है, फिर से जाकर वो खेती में इन्वॉल्व हो जाती है। तो जिस लैंड पे पहले 2 लोगों को काम करना चाहिए अब वहाँ पर 4 लोग काम कर रहा है। ठीक है, दैट इज द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यानी आप ये की टर्म ये यहाँ पर रख के हमने बता दिया इसका एग्रीकल्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ रहा है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
ठीक है, तो ये पहला इंप्लीकेशन हो गया। दूसरा, रिडक्शन इन द लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, ठीक है। अब क्या हो जा रहा है कि जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमी होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ से क्या रहा है, मान लीजिए कोई कंपनी है, वहाँ से वर्कर्स को फायर किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी को लग रहा है यार इतने वर्कर्स को रखना, इस कंपनी को चलाना मेरे लिए घाटे घाटे का सौदा है, ठीक है। तो जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका भी अमाउंट कम हो जा रहा है। तो जैसे लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अमाउंट कम होगा, ऑफकोर्स क्या हो जाएगा, जॉब कम हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट्स करता है, ठीक है। तो ये इसका इंप्लीकेशन हुआ। तो रिसेंट ट्रेंड देखा हमने, इंप्लीकेशन देखा, ठीक है। देन उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन का जो हमने मेरा थर्ड सेक्शन था चैलेंजेस, पहला है डिटोरिएटिंग ये एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी। अब देखिए, अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, इसमें नंबर ऑफ पीपल जो जॉब करना चाहता है वो ज़्यादा है, बट जॉब का अमाउंट कम है, जिसके कारण क्या होगा, कंपनी अपना मनमानी करेगा, ठीक है। कंपनी मनमानी करेगा तो फैसिलिटी कम देगा लोगों को, है ना, बट लोग ये मजबूर है जॉब करने के लिए। तो वही लिखा हुआ है कि डिटोरिएटिंग एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी डिटोरिएट करते जा रहा है बिकॉज वर्कर्स एग्रीड एट द कंपनीज विश, या फिर कंपनीज टर्म दे सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंपनीज टर्म्स, ठीक है। दूसरा, डिक्लाइन इन द वर्कर्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। अब देखिए, मैं एक्चुअली हो क्या रहा है ना, पहला इसको समझते, तीसरा पॉइंट को, कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कम होते जा रहे हैं। जिससे अगर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कम होगा तो जॉब का क्रिएशन कम होगा, है ना। तो नंबर ऑफ पीपल्स जो उसमें जॉब कर रहा था ऑफकोर्स वो कम हो जाएगा। तो वही दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है पाल, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट, डिक्लाइन इन द वर्कर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिससे कारण क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ जाएगा। बताया गया है कि 15% डिक्लाइन, एग्जाम्पल के तौर पे एक हमने डाटा के साथ इसको प्रूव किया कि 15% डिक्लाइन देखने को मिला पोस्ट कोविड ईरा में, ठीक है। 2015-16 के रिगार्डिंग, तो 2015-16 के रिगार्डिंग 2022-23 में 15% डिक्लाइन देखने को मिला वर्कर्स का इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सिमिलरली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स था, ठीक है, तो उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला, कितना, 10% डिक्लाइन देखने को मिला, ठीक है, 2015-16 के रिगार्डिंग। तो ये सब चैलेंजेस है। ये चैलेंजेस क्रिएट हुआ क्यों? देखिए, मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये कि रिसेंट ट्रेंड, ठीक है, यानी पोस्ट कोविड इरा का ट्रेंड का क्या इंपैक्ट पड़ा है इनफॉर्मल सेक्टर्स पे, क्या इंप्लीकेशंस है, क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है। तो ये सब चैलेंजेस है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये दोनों चीज़ कम हो रहा है तो अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ रहा है, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, मेजर्स टू एड्रेस दिस चैलेंज। तो अब हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो पहला है, गवर्नमेंट शुड डिजाइन सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी रादर देन वन साइज फिट फॉर ऑल। देखिए, बहुत सारे ऐसे ये सेक्टर है, मतलब बहुत सारे ऐसा एरिया है जहाँ गवर्नमेंट ना वन साइज फिट फॉर ऑल अप्रोच लगाते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई सब जितने सारे वेरियस डिफरेंट एरियाज है हर जगह एक ही तरह से काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट को सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ पे ध्यान देना होगा। इनफॉर्मल सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, तो उसके लिए स्पेसिफिक तरीका से काम किया जाना चाहिए, यानी, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्पेसिफिक तरह से पॉलिसी बनाए, पहला ये हो गया। दूसरा, वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल मतलब सिंपल बात ये है कि स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इनफॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर्स के लिए, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यही अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो वेरियस अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं। दूसरा, एक्सेसिबल फाइनेंशियल सर्विस टू इनफॉर्मल वर्कर्स टू सेट देयर ऑन बिजनेस, जैसे बताया गया पीएम मुद्रा योजना, ठीक है, कि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर्स है उसको ईजिली लोन मिल जाए, ठीक है, विदाउट एनी कोलेटरल्स। इसके बारे में हम कल के भी डिस्कशन में डिस्कस किए थे कि बिना किसी कोलेटरल्स का उसको ईजिली लोन मिल जाए, ठीक है, ताकि वो अपना खुद का बिजनेस सेट कर सके, ठीक है। जैसे हम पीएम मुद्रा योजना, इसके रिगार्डिंग अच्छा स्टेप्स है। और फोर्थ वन इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर फॉर सेटिंग ऑफ इनफॉर्मल इंटरप्राइजेस। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर आपको एक कंपनी लगाना है तो ऐसा नहीं कि आप इतना जगह लाइसेंस क्लियरेंस में ही लगा दे कि आपको लगे कि यार कंपनी लगाना तो बहुत माथापैची का काम है, ठीक है। तो इसलिए सिंपल क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर। आप लिख सकते हैं कि इसलिए ना हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम पर काम कर सकते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब होता है कि आपको जिस चीज़ का क्लियरेंस चाहिए आपको एक ही जगह सारा चीज़ें क्लियरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चौथा हो गया। दूसरा, फॉर नेक्स्ट सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। आपको पता होगा कि नॉर्मली इनफॉर्मल सेक्टर्स में कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं दिया जाता है, ठीक है। वो लोग कॉन्ट्रैक्ट टाइप वर्कर्स होते हैं, हाँ कुछ 2 महीना काम है खत्म, उसके बाद तो यार उसको भी कुछ सोशल सिक्योरिटी दिया जाए। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए वो बीमार पड़ जाएगा, काम पे नहीं जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा, फिर उसका ज़िंदगी चलना मुश्किल हो जाएगा, वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएगा। इसलिए अगर उसके पास कुछ सोशल सिक्योरिटी ये मेजर्स रहा कि हाँ चलो भाई, अगर मान लो 10 दिन का बीमार है तो कोई बात नहीं, उसका पैसा मिलेगा, ठीक है, बट वो ठीक होने के बाद फिर से काम पे आ जाना चाहिए। साथ में कुछ हेल्थ इंश्योरेंसेस दे सकते हैं, ठीक है, दैट इज द सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। एंड लास्ट वन इज प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। देखिए, आपको पता होगा कि जो भी मतलब मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर्स
के जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये हुआ कि जो इन्फॉर्मल सेक्टर्स है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो यार उसमें इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करो, ठीक है। तो अगर उस पर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा तो जिससे कारण क्या होगा कि और ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगा, ठीक है। तो ये कुछ छः तरीका हुआ जिससे हम लोग इस चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं। अब लास्ट में एक कंक्लूजन के साथ इसको समाप्त करते हैं। देखिए एक बहुत ही बेहतरीन सा कंक्लूजन हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए, फॉर कन्वर्टिंग ह्यूज यूथ पॉपुलेशन इनटू द डेमोग्राफिक डिविडेंड, भारत के पास बहुत एक 140 करोड़ पॉपुलेशन है, इसमें नियरली 63% के आसपास यूथ है। तो उस यूथ पॉपुलेशन को हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब यही होता है कि जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, यानी 14 से लेके आई थिंक 64 ईयर्स की, यानी 15 से 64 ईयर्स के बीच का जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उससे कैसे मैक्सिमम हम लोग आउटपुट निकाल सकते हैं ताकि देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ शुड बी इंस्यूट, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सभी का ग्रोथ, ऐसा नहीं कि कंट्री के कुछ ही पॉपुलेशन, ठीक है, यानी वेरी स्मॉल चंक ऑफ पीपल्स का ही ग्रोथ हो रहा है, ऐसा नहीं। इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, नॉट एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव यानी सबका ग्रोथ होना चाहिए, शुड बी इंश्योर टू अचीव अ ड्रीम ऑफ 30 ट्रिलियन इकॉनमी बाय 2047। अभी बोलेगा ये डाटा मैंने कहाँ से ला दिया। 2 दिन पहले जीएसटी काउंसिल का मीटिंग था, और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये टारगेट रखा गया कि 2047 तक इंडिया को $30 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना है। तो हमने क्या किया, एक दिन पहले का न्यूज़ को ये कट करके कह सकते हैं कि यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। यानी कि हम लोग ह्यूज यूथ पॉपुलेशन को डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए इंक्लूसिव ग्रोथ काफ़ी कंपलसरी है, ताकि हम 2047 तक 30 ट्रिलियन इकॉनमी को अचीव कर सके, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। कैसा लगा आप बता सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।